हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा मध्यकालीन भारत का मुगल साम्राज्य का टॉपिक चल रहा था, जिसमें कि हमने 4 सम्राटों के बारे में, जो कि बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर थे, के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। साथ ही साथ इसके एमसीक्यूज भी कर लिए थे। आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए शाहजहां के बारे में डिटेल से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज की क्लास। अकबर के पुत्र शाहजहां मुगल साम्राज्य के सबसे महान बादशाहों में से एक थे। शाहजहां अपनी न्यायप्रियता और वैभव विलास के कारण अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय रहे, किंतु इतिहास में उनका नाम केवल इस कारण से ही नहीं लिया जाता। उनका नाम एक ऐसी आशिक के तौर पर भी लिया जाता है जिसने अपनी बेगम मुमताज बेगम के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल बनाने का प्रयास किया और इसे बनवाया। उन्होंने अपने शासनकाल में मुगल कालीन संस्कृति और कला को जमकर बढ़ावा दिया। इसलिए शाहजहां के युग को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग भी मानते हैं। अब हम बात करते हैं शाहजहां का जो शासनकाल है वो कहाँ कब से कब तक था। शाहजहां का शासनकाल 1628 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक था। शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर, जो कि पंजाब में है, में हुआ। और उनका जो बचपन का नाम था खुर्रम था। उनके माता पिता के बारे में देख लेते हैं। उनके पिता का नाम जहांगीर था और उनकी माता का नाम जगत गोसाई था, जिसे कि जोधाबाई उनका नाम था, लेकिन जगत गोसाई नाम से उन्हें जाना जाता था। खुर्रम की दक्षिण विजय से प्रसन्न होकर खुर्रम के पिता जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि से सम्मानित किया। आगे बात करते हैं उसके राज्याभिषेक की। शाहजहां का राज्याभिषेक 24 फरवरी 1628 ईस्वी में हुआ। शाहजहां ने अपने राज्याभिषेक के समय अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि धारण की। विवाह। शाहजहां की कई पत्नियां थी, लेकिन उनकी जो सबसे चर्चित पत्नी थी वो उनका नाम था अर्जुमन बानो बेगम, जो कि जहांगीर की पत्नी थी नूर जहां, उसके भाई आसफ खान की पुत्री थी। और इनको मुमताज महल या फिर मुमताज बेगम के नाम से जाना जाता है। 1612 ईस्वी में शाहजहां का विवाह अर्जुमन बानो बेगम से होता है और अर्जुमन बानो बेगम से उसे 14 बच्चे होते हैं, जिनमें से 7 बच्चों की तो मृत्यु हो जाती है और 7 बच्चे जीवित रहते हैं, जिनमें उसके 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। और 1631 ईस्वी में 14वां बच्चा था जो उसका, 14वें बच्चे को जन्म देते समय अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के शोक में शाहजहां ताजमहल का निर्माण करवाता है। आगे हम देखते हैं शाहजहां के बच्चों के नाम। पहले पुत्रों के नाम देखते हैं। उसके बड़े पुत्र का नाम था दारा शिकोह, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पुत्री जहां आरा थी। दारा शिकोह, उसके बाद औरंगजेब, मुराद बख्श, शाह शुजा। उसकी पुत्रियां थी जहां आरा, रोशन आरा और गौहन। शाहजहां का आरंभिक जीवन और चुनौतियां। बादशाह बनने से पहले शाहजहां एक शहजादे के रूप में जहांगीर की सेवा में था। जहांगीर के कहने पर ही उसने बहुत सी लड़ाइयों में भाग लिया और उनका नेतृत्व किया। वह उसमें जीत भी हासिल की और उन सब में से सबसे महत्वपूर्ण विजय थी उसकी मेवाड़ की विजय। मेवाड़ से युद्ध के बारे में अब हम करते हैं। अकबर ने अपने बहुत से प्रयासों के बाद भी मेवाड़ को जीत नहीं सका था। तो जहांगीर था जो, वो अपने पिता की भांति ही साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करता है और वह मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। इसीलिए 1608 ईस्वी में जहांगीर ने अपने दूसरे पुत्र परवेज को मेवाड़ के शासक अमर सिंह को पराजित करने के लिए भेजा। और परवेज की सहायता के लिए किसको भेजा था? महावत खान को भेजा। लेकिन अमर सिंह ने अपने राज्य की रक्षा कर ली और जहांगीर को था जो परवेज को वापस बुलाना पड़ता है। और 1684 ईस्वी में जहांगीर ने खुर्रम को मेवाड़ के अभियान के लिए भेजा और स्वयं अजमेर की यात्रा के लिए चला गया। खुर्रम ने मेवाड़ में जाकर खूब कत्लेआम मचाया, वहां की फसलें नष्ट कर दी और किसानों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया और उनको प्रताड़ित किया। इस प्रकार अमर सिंह के पास अब कोई रास्ता नहीं बच गया था, तो उसने संधि करने के लिए प्रस्ताव रखा। तो खुर्रम ने भी संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब जो इस संधि प्रस्ताव की शर्तें थी वो देखते हैं हम। यह संधि कब हुई थी? 1615 ईस्वी में। अमर सिंह ने जहांगीर की
जो अधीनता थी उसको स्वीकार कर लिया था। और जहांगीर ने अमर सिंह को चित्तौड़ का प्रदेश लौटा दिया था जो मुगलों के अधीन था। अमर सिंह ने अपने पुत्र करण सिंह को मुगलों के दरबार में भेजा। चित्तौड़ के किले की मुरम्मत करने पर उन्हें पाबंदी लगा दी गई थी। राणा को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और ना ही उनको वैवाहिक संबंधों के लिए बाध्य किया जाएगा। शाहजहां ने जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ को मुगलों के अधीन किया और दक्षिण भारत में अहमदनगर को जीता। इस तरह उसने अपने राजा बनने की प्रतिभा का परिचय दिया। तो जहांगीर ने अपनी मृत्यु से पहले ही शाहजहां को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। 1627 ईस्वी में जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो उस समय में जहां दिल्ली और आगरा के निकट नहीं था, जो शाहजहां था वो दिल्ली और आगरा के निकट नहीं था, तो कुछ दरबारियों ने मिलकर शाहजहां की जगह किसी और को राजा बनाने की योजना बनाई। इस पर शाहजहां का जो ससुर था आसिफ खां, उसको यह बात पता चल गई और उसे यह बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि वह अपने दामाद को शासक बनाना चाहता था। तो उसने शाहजहां को आगरा से वापस बुलाने के लिए सूचना भेज दी और इसी क्रम में शाहजहां ने आसिफ खान को भी सूचना भेजी कि जितने भी हमारे विरोधी हैं उनकी हत्या करवा दी जाए। तो शाहजहां के बादशाह बनने के लिए इस प्रकार था जो 4-5 महीने तक संघर्ष चलता रहा और 4-5 महीने का समय शाहजहां को बादशाह बनने में लग गया। अंत में 24 फरवरी 1628 ईस्वी में शाहजहां का राज्याभिषेक होता है। आगे हम करते हैं शाहजहां के प्रारंभिक विद्रोह। जो जब यह शासक बन जाता है तो इसके खिलाफ जो विद्रोह होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला होता है बुंदेलखंड का विद्रोह जो कि 1628 से 1635 तक चलता है। शासक बनते ही शाहजहां को कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। शाहजहां के समय में ओरछा के शासक जुझार सिंह ने विद्रोह कर दिया और 1635 ईस्वी में इस विद्रोह का अंत जुझार सिंह की हत्या के साथ हुआ। खान जहां लोधी द्वारा विद्रोह, ये कब हुआ था? 1628 से 1631। दक्षिण भारत में जहां ख- खान जहां लोधी नाम का एक अफगान सरदार था जो मुगलों के अधीन था, उसे शाहजहां के समय में मालवा की सूबेदारी मिली थी। 1629 ईस्वी में मुगल दरबार में उसको सम्मान न मिलने के कारण वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है और 1628 ईस्वी में वह शाहजहां के शासनकाल में ही विद्रोह घोषित करते हुए अहमदनगर के शासक जो निजाम शाह था उसके दरबार में पहुंच जाता है। 1629 ईस्वी में जब शाहजहां दक्षिण पहुंच जाता है तो खाने जहां को दक्षिण से कोई सहायता नहीं मिलती, तो अंततः उसे उत्तर पश्चिम की ओर भागना पड़ जाता है और अंत में बादा जिले के सिहोंदा नामक स्थान पर माधो सिंह द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। और 1631 ईस्वी में खाने जहां के जो विद्रोह का एक तरह से अंत हो जाता है। आगे है पुर्तगालियों का दमन। 1632 ईस्वी में पुर्तगाली जो कि भारत में व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे, उन्होंने शाहजहां के समय में उदंडता पूर्वक व्यवहार करना शुरू कर दिया था। जैसे कि कई क्षेत्रों में उन्होंने मुस्लिम सैनिकों को भगाना, खुद से ही कर वसूल करने लगे थे और अपने करों को बचाने लगे थे और भारतीय महिलाओं से विवाह करना, उन पर जबरदस्ती ईसाई धर्म थोपना, इस तरह के कार्य जो थे पुर्तगाली करने लगे थे। पुर्तगालियों के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से ही शाहजहां ने 1632 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार कासिम खान को हुगली नदी के पुर्तगालियों का दमन करने का आदेश दे दिया और कासिम खान ने हुगली पर आक्रमण करके अनेक पुर्तगालियों की हत्या कर दी और हजारों को बंदी भी बना लिया। शाहजहां के समय में 1630 से 1632 ईस्वी में ढक्कन और गुजरात में भीषण अकाल पड़ा जिसकी भयानकता का उल्लेख अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने किया है। आगे है सिख संप्रदाय का विद्रोह। गुरु हरगोविंद जी सिख गुरु थे जो अर्जुन देव जी की हत्या जहांगीर द्वारा होने के बाद सिखों और मुगलों के बीच जो संबंध थे तनावपूर्ण हो गए थे। यह तनावपूर्ण संबंध शाहजहां के समय में भी देखने को मिलते हैं। उस समय गुरु हरगोविंद सिखों के गुरु थे जो कि हर समय जो मुगलों की बात मानने को तैयार नहीं थे, जिसके कारण मुगलों और सिखों के बीच संघर्ष होता है। इस प्रकार यह संघर्ष लंबा चलता रहता है जिसमें सिखों की हार होती है। इन क्षेत्रों में शाहजहां को आरंभिक विद्रोहों का सामना
करना पड़ता है। आगे हम करते हैं साम्राज्य विस्तार। शासक बनने के बाद शाहजहां केवल विद्रोहों और संघर्षों में ही व्यस्त नहीं रहा, बल्कि उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के भी बहुत से प्रयास किए। उसने दक्षिण भारत और दक्षिण के उत्तर पश्चिमी प्रांतों की सीमा की ओर ध्यान दिया। अब बात करते हैं हम गोलकुंडा और बीजापुर की। शाहजहां ने गोलकुंडा और बीजापुर पर भी अभियान किया, लेकिन वह पूरी मजबूती सहित उन इस संघर्ष में हिस्सा नहीं ले पाता है, क्योंकि यह वो दौर था जब 1631 ईस्वी में उसकी पत्नी थी जो अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो जाती है। तो उसे बार बार लौटकर उत्तर भारत की ओर जाना पड़ता था, इसलिए वह दक्षिण भारत की ओर इतना ध्यान नहीं दे पाता। इस प्रकार दक्षिण भारत में गोलकुंडा और विजय पुर पर वह विजय तो प्राप्त नहीं कर पाता, परंतु अहमदनगर पर वह पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेता है। गोलकुंडा से 1636 ईस्वी में मुगलों की संधि हो जाती है। अब इस संधि की जो शर्तें हैं वो देख लेते हैं। गोलकुंडा के शासक ने बादशाह को 6 लाख रुपए का वार्षिक कर देना मंजूर किया। बादशाह के नाम पर सिक्के डलवाने और खुतवा पढ़वाने की बात भी मान ली गई। साथ ही बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सैनिक कार्रवाई में सहयोग करने की बात भी मान ली गई थी। गोलकुंडा के शासक ने अपनी पुत्री का विवाह औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद से कर दिया। उसके बाद है मीर जुमला, जो फारस का एक व्यापारी था, उस जो उस समय गोलकुंडा का वजीर भी था। उन्होंने मुगल सेना में वह चला जाता है और उसने कोहिनूर हीरा जो शाहजहां को भेंट किया था। ये वही कोहिनूर हुआ हीरा था जिसे कि मयूर सिंहासन में लगाया गया था। आगे है बीजापुर से संधि। बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वारा सरलता से अधीनता स्वीकार न करने पर शाहजहां ने उस पर तीन ओर से आक्रमण किया और बचाव का कोई मार्ग न पाकर आदिल शाह ने 1636 ईस्वी में शाहजहां की शर्तों को स्वीकार करते हुए संधि कर ली। संधि की शर्तों में बादशाह को वार्षिक कर देना, गोलकुंडा को परेशान करना, शाहजी भोंसले की सहायता न करना। शाहजहां ने 11 जुलाई 1636 में औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। आगे है कंधार का अभियान। कंधार भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अफगानिस्तान क्षेत्र में था। कंधार मुगलों और पश्चिम के मध्य लंबे समय तक एक संघर्ष का कारण बना रहा। 1626 ईस्वी में कंधार का किला वहां के किलेदार अली मर्दान खान ने मुगलों को दे दिया था और 1648 ईस्वी में इस किले पर पुनः फारसियों का अधिकार हो गया था। 1649 और 1652 ईस्वी में कंधार को जीतने के लिए शाहजहां ने 2 अभियान चलाए, परंतु दोनों में उसे असफलता मिली और 1653 ईस्वी में दारा शिकोह द्वारा कंधार को जीतने की नाकाम कोशिश की गई। शाहजहां के शासनकाल में कंधार ने मुगलों को का आधिपत्य कभी भी स्वीकार नहीं किया था। आगे है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग और अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। शाहजहां शुरू से ही एक शौकीन, साहसी और अत्यंत तेज बुद्धि वाले बादशाह होने के साथ साथ कला, वास्तुकला और स्थापत्य के भी गूढ़ प्रेमी थे। उन्होंने कई ऐसी इमारतों का निर्माण करवाया जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है और हिंदू मुस्लिम परंपराओं का बेहद शानदार ढंग से प्रभावित करती हैं। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उस समय में कई स्थापत्यों का निर्माण किया गया था, जैसे कि दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा का किले, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया। दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण भी शाहजहां द्वारा करवाया गया था। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। उस्ताद ईशा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की और उसका निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। कई शैलियों को मिलाकर ताजमहल का निर्माण करवाया गया। ताजमहल को बनाने में लगभग 22 वर्ष का समय लग गया था। ताजमहल को बनाने में जो संगमरमर का प्रयोग किया गया था वो राजस्थान के मकराना से लाया गया था। पूर्णतः सफेद संगमरमर का प्रयोग इसमें किया गया था।
ताजमहल को बनाने में भारतीय शैली, ईरानी शैली और मध्य एशिया शैली का प्रयोग किया गया था। शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद की स्थापना की और 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी। शाहजहां ने 17वीं सदी की शुरुआत में मयूर सिंहासन को बनवाया और वह भारत में मुगल सम्राटों का आसन था। आसन इसे दिल्ली के दीवाने खास में रखा गया था। तो मयूर सिंहासन था जो उसे सोने और जवाहरात से ढक दिया गया था। उसमें उसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी और इससे पता चलता है कि शासक जमीन से ऊपर बैठते थे। बादल खान द्वारा इसका निर्माण किया गया था और जो मयूर सिंहासन है वह उसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था जो कि मीर जुमला ने शाहजहां को दिया था। जब 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो वह जहां से बहुत सारा धन लूट कर लेकर गया तो वह साथ में यह मयूर सिंहासन भी अपने साथ ले गया था। शाहजहां के शासनकाल में मोहम्मद फकीर और मीर हासिम प्रमुख चित्रकार थे। शाहजहां के दरबार में लाल खान संगीतज्ञ थे जिसे शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि दी थी। शाहजहां ने सिजदा और पेबोस प्रथा को बंद करवाया था जिसमें सिजदा का अर्थ होता था कि राजा को सिर झुकाकर सलाम करना और पेबोस में भूमि पर बैठकर राजा के पैरों को चूमना होता था। शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर पूर्णतः लागू किए थे और जिसे कि बाद में कविंद्राचार्य के प्रयासों की वजह से बनारस और इलाहाबाद के क्षेत्रों में तीर्थ कर था जो उसे हटा दिया गया था। उत्तराधिकार का युद्ध 1658 से 1659 ईस्वी में ये युद्ध हुए थे। 2 वर्ष थे ये जो उत्तराधिकार के संघर्ष के रूप में जाने जाते हैं। सन 1657 ईस्वी में शाहजहां बहुत बीमार हो जाता है तो यह खबर फैल जाती है कि शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां के जितने भी पुत्र थे वे राजा बनने के लिए लालायित हो गई। इसी क्रम में उसके सभी पुत्रों में युद्ध होता है जिसे हम उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। शाहजहां चाहते थे कि उनके बाद उनका पुत्र दारा शिकोह मुगल सिंहासन पर बैठे क्योंकि वह चारों पुत्रों में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान, शिक्षित, सभ्य, समझदार और दयालु स्वभाव का था। 1658 ईस्वी में इस युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इस समय सभी पुत्र अलग अलग क्षेत्र में सूबेदार के रूप में कार्य कर रहे थे। शाह शुजा बंगाल के क्षेत्र में, मुराद बख्श गुजरात के क्षेत्र में, दारा शिकोह उत्तर भारत में और जो औरंगजेब था वो दक्षिण का सूबेदार था। जब दारा शिकोह सत्ता प्राप्त करने की स्थिति में था तो औरंगजेब दक्कन क्षेत्र से आ जाता है और गद्दी प्राप्त करने के लिए प्रयास करने शुरू कर देता है। अब है जो उत्तराधिकार के युद्ध थे उसमें पहला युद्ध कौन सा था? बहादुरपुर का युद्ध। यह कब हुआ था? 24 फरवरी 1658 में। सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध होता है जो कि 1658 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में दारा शिकोह ने शाह शुजा को पराजित किया। शाह शुजा बंगाल से युद्ध करने के लिए आता है लेकिन दारा शिकोह ने उसे बहादुरपुर के निकट हराकर बंगाल वापस भगा दिया था। आगे है धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी। यह युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब की सेनाओं के बीच होता है। औरंगजेब की सेना के साथ मुराद बख्श की सेना भी जुड़ जाती है तो इस प्रकार जो इस युद्ध में भी दारा शिकोह की हार होती है और उसे भागना पड़ता है। इस युद्ध में औरंगजेब जीत जाता है। आगे है सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी। धर्मत के युद्ध में पराजित होने के बाद भी दारा शिकोह ने हार नहीं मानी। वह फिर से युद्ध के लिए प्रयास करता है। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में एक बार फिर से लड़ाई होती है। दोनों की सेनाएं आमने सामने होती हैं। इस युद्ध में भी मुराद बख्श ने औरंगजेब का साथ दिया और दारा शिकोह को फिर से हार का सामना करना पड़ता है और औरंगजेब की जीत हो जाती है। इस युद्ध के बाद यह तय हो जाता है कि मुगल वंश का अगला शासक औरंगजेब बनेगा। आगे है देवराई का युद्ध 14 मार्च 1659 ईस्वी। सामूगढ़ के युद्ध के बाद देवराई का युद्ध होता है। इसमें भी दारा शिकोह की हार होती है और यह औरंगजेब की वास्तविक जीत थी। इस प्रकार औरंगजेब इन संघर्षों से निकलकर सामने आता है। औरंगजेब अपने पिता के
सत्ता पाने की चाहत में इस हद तक गिर गया कि उसने अपने पिता शाहजहां को बंधक बना लिया। इतिहासकारों के अनुसार 1658 में शाहजहां के क्रूर पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया। लगभग 8 वर्ष तक शाहजहां ने इस किले के शाह बुर्ज में एक बंदी की तरह गुजारे। इस समय उनकी बड़ी बेटी जहां आरा ने अपने पिता के साथ रहकर उसकी सेवा की। कहा जाता है कि शाहजहां कैद में वहां की खिड़कियों से जीवन भर ताजमहल को ही निहारता रहा और 31 जनवरी 1666 ईस्वी में मुगल शहंशाह शाहजहां ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। दारा शिकोह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वह एक बहुत ही सहिष्णु शासक था। उसने हिंदू ग्रंथों को अच्छे तरीके से पढ़ा, इस्लाम ग्रंथों को पढ़ा और उसने कहा कि हिंदू और इस्लाम धर्म एक ही ईश्वर को पाने के दो अलग-अलग माध्यम हैं। दारा शिकोह के इन विचारों के कारण औरंगजेब उसे मुस्लिम विरोधी भी कहता था। दारा शिकोह ने भागवत गीता, योग वृष्ठ, उपनिषद और रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। उसने वेद और उपनिषद सबका अध्ययन किया था और उसका काफी झुकाव हिंदुत्व की ओर था। लेनपूल नामक इतिहासकार ने दारा शिकोह के सहिष्णु विचारों के कारण उसे लघु अकबर की संज्ञा दी थी। दारा शिकोह ने उपनिषद सिर अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था उपनिषदों का। दारा शिकोह खुद भी एक बहुत बड़ा विद्वान था। उसने कई ग्रंथों की रचना की थी, कई पुस्तकों का रूपांतरण किया था और अनुवाद करके कई अन्य भाषाओं में उनकी रचना करवाई थी। शाहजहां ने दारा शिकोह के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हमने शाहजहां के बारे में अच्छे से कर लिया है। हमारी आगे आने वाली वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे।